दिल्ली की सर्दियां। रात के 2 बज रहे थे। घना कोहरा इतना कि 10 कदम दूर की चीज भी ना दिखाई दे। इस कोहरे के बीच खड़ा था दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके का एक 70 साल पुराना स्कूल। चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा ऐसा था कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज जाए। स्कूल का चौकीदार रामलाल अपनी टॉर्च लिए स्कूल के ग्राउंड का चक्कर लगा रहा था। ठंड से ठिठुरते हुए उसने अपनी मफलर को कसकर बांधा और मेन बिल्डिंग की तरफ देखा। तभी उसकी नजर 3rd फ्लोर पर गई। रामलाल के कदम वहीं के वहीं जम गए। 3rd फ्लोर के एकदम आखिरी कोने में मौजूद एक क्लासरूम की खिड़की से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। रामलाल की सांसें अटक गईं। उसने अपनी आंखें मली। रोशनी अब भी वहीं थी। ये कमरा नंबर 304 था। वही कमरा जिसके दरवाजे पर पिछले 15 सालों से लोहे की मोटी जंजीर और एक भारी ताला लटक रहा था। सालों से उस कमरे को किसी ने अंदर से नहीं देखा था, लेकिन आज रात उस बंद कमरे के अंदर लाइट चल रही थी और अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई क्लास चल रही हो। रात के 2 बजे उस वीरान स्कूल में, उस बंद कमरे में आखिर कौन पढ़ रहा था? अगली सुबह दिल्ली की खिली हुई धूप ने रात के खौफ को थोड़ा कम कर दिया था। आर्यन, जो स्कूल का नया एडमिनिस्ट्रेटर था, आज अपने हाथ में स्कूल का ब्लूप्रिंट लिए कॉरिडोर में घूम रहा था। आर्यन एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल इंसान था। उसका विजन क्लियर था। स्कूल को रेनोवेट करना है और नई क्लासेस बनानी है। चेकिंग करते हुए आर्यन 3rd फ्लोर के आखिरी कोने पर पहुंचा। उसके साथ स्कूल की पुरानी सफाई कर्मचारी मीना ताई भी थी। आर्यन की नज़र उस भारी ताले और जंजीर पर पड़ी जिस पर जंग लग चुका था। दरवाजे के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, क्लास 304। ये कमरा क्यों बंद है मीना ताई? हमारे पास स्पेस की कमी है और इतना बड़ा क्लासरूम कबार खाने की तरह बन पला है। आर्यन ने अपनी डायरी में कुछ नोट करते हुए पूछा। मीना ताई का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए कहा, सर, इसे मत खुलवाइएगा। ये कमरा सिर्फ बंद नहीं है, इसे कैद किया गया है। पिछले प्रिंसिपल साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि इस दरवाजे के पास कोई नहीं भटकेगा। आर्यन हल्का सा हंसा। ताई, ये 21वीं सदी है। दिल्ली के बीचों बीच बने इस स्कूल में मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। कल सुबह कारपेंटर को बुलाओ, ये ताला टूटेगा और यहाँ नई कंप्यूटर लैब बनेगी। मीना ताई ने आर्यन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक न सुनी। उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे दरवाजे को खोलने जा रहा है जिसे हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था। उसी रात रामलाल फिर से अपनी ड्यूटी पर था। आर्यन का फरमान उसे मिल चुका था कि कल सुबह कमरा नंबर 304 का ताला तोड़ दिया जाएगा। रामलाल अंदर से बहुत डरा हुआ था। वो 3rd फ्लोर की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। रात के 1:30 बज रहे थे। रामलाल ग्राउंड फ्लोर पर अपने कैबिन में बैठा हीटर ताप रहा था। तभी सिक्योरिटी कैबिन का इंटरकॉम बजने लगा। रामलाल ने स्क्रीन देखी। कॉल 3rd फ्लोर के कॉरिडोर से आ रही थी। कांपते हाथों से उसने रिसीवर उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी हिजिंग आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे सांस ले रहा हो। और फिर, चुप बैठो। जब तक सवाल हल नहीं होता कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। एक भारी और गुस्से से भरी मर्दानी आवाज इंटरकॉम से गूंजी। इसके तुरंत बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की आवाजें आने लगी। रामलाल ने डर के मारे फोन पटक दिया। उसने तुरंत सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर की तरफ देखा। 3rd फ्लोर का कैमरा कमरा नंबर 304 की तरफ पॉइंट कर रहा था। मॉनिटर की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर रामलाल ने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के नीचे की दरार से एक गहरी काली परछाई बाहर कॉरिडोर में रेंग रही थी। अगली सुबह आर्यन कारपेंटर को लेकर पहुंच गया। रामलाल और मीना ताई दूर खड़े कांप रहे थे। भारी जंजीर जमीन पर गिरी। आर्यन ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया। क्री की भयानक आवाज के साथ दरवाजा 15 साल बाद खुला। अंदर का नजारा अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो दिल्ली की सर्दी नहीं बल्कि किसी मुर्दा भर की ठंड हो। पूरे कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी,
लकड़ी के पुराने डेस्क वैसे ही लगे थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी ब्लैक बोर्ड। उस ब्लैक बोर्ड पर 15 साल पुरानी चॉक से एक अधूरा मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ था और उसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, नो वन विल लीव। आर्यन ने इसे किसी पुराने टीचर की सख्ती समझकर इग्नोर कर दिया। उसने टीचर की टेबल की दराज खोली। अंदर एक पुराना अटेंडेंस रजिस्टर रखा था जिस पर साल 2008 लिखा था। आर्यन ने वो रजिस्टर उठाया और अपने ऑफिस ले गया। 2 दिन बीत गए। कमरे की सफाई का काम शुरू हो चुका था, लेकिन जिस भी मजदूर को वहां भेजा जाता वो आधे घंटे में काम छोड़कर भाग आता। किसी को लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तो किसी को डेस्क के नीचे छोटे छोटे बच्चों के पैर दिखाई देते। आर्यन परेशान हो गया। उस रात आर्यन देर तक स्कूल के अपने ऑफिस में रुका। रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस में पूरी शांति थी। आर्यन उसी पुराने रजिस्टर को पलट रहा था। रजिस्टर के पन्ने बहुत खस्ता हो चुके थे। क्लास टीचर का नाम लिखा था मिस्टर वर्मा। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर, जो 12 दिसंबर 2008 का था, एक अजीब सी एंट्री थी। बाकी सभी बच्चों के नाम के आगे लाल पेन से प्रेजेंट लिखा था, लेकिन एक बच्चे के नाम के आगे, कबीर, उसके नाम के आगे पूरे पन्ने पर पागलपन की तरह गोले बनाए गए थे और लिखा था, उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी आर्यन के ऑफिस की ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी। ऑफिस का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। आर्यन के मुंह से सांस लेते हुए सफेद भाप निकलने लगी। तभी उसके डेस्क पर रखा इंटरकॉम बज उठा। आर्यन ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक छोटे बच्चे की रोती हुई आवाज आई, सर, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हम जल रहे हैं सर, प्लीज। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज कट गई। आर्यन ने तुरंत सीसीटीवी का मॉनिटर ऑन किया। उसने कैमरा नंबर 7 को देखा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा नंबर 304 का दरवाजा, जो आज सुबह ही मजदूरों ने बंद किया था, वो मॉनिटर में खुला हुआ दिखाई दे रहा था और उस खुले दरवाजे से अंदर एक लाल रंग की रोशनी चमक रही थी, जैसे कमरे के अंदर आग लगी हो। आर्यन का लॉजिकल माइंड अब जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी ईगो उसे डरने नहीं दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और रामलाल को नीचे से आवाज दी, रामलाल, ऊपर आओ अभी, कोई हमारे स्कूल में मजाक कर रहा है। रामलाल अपनी टॉर्च और डंडा लेकर कांपते हुए 3rd फ्लोर पर आर्यन के पास पहुंचा। दोनों ने कॉरिडोर में कदम रखा। पूरा कॉरिडोर घुप अंधेरे में डूबा था, सिवाय 304 के। कमरे के अंदर से अब सिर्फ लाइट ही नहीं, बल्कि बच्चों के खांसने और रोने की आवाजें आ रही थीं। सर, मत जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं। रामलाल के आंसू निकल रहे थे। चुप रहो रामलाल, कोई माइक लगाकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में अब पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों धीमे कदमों से कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। आर्यन ने अंदर झांका और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर कोई स्पीकर नहीं था। कमरे के अंदर बच्चे बैठे थे, धुंधले, काले साए जैसे बच्चे। उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था और ब्लैकबोर्ड के सामने एक बहुत लंबा, भयानक साया खड़ा था, मिस्टर वर्मा। आर्यन को अचानक मीना ताई की बात याद आई कि इस कमरे को कैद किया गया था। तभी मिस्टर वर्मा की उस भयानक परछाई ने धीरे से अपनी गर्दन आर्यन की तरफ घुमाई। इससे पहले कि आर्यन या रामलाल कुछ समझ पाते, कमरा नंबर 304 का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आर्यन और रामलाल कमरे के अंदर कैद हो चुके थे। आर्यन पागलों की तरह दरवाजे का हैंडल खींचने लगा। खोलिए, दरवाजा खोलिए! वो चीख रहा था। रामलाल अपने डंडे से दरवाजे पर मार रहा था, लेकिन दरवाजा ऐसे जम गया था जैसे वो लोहे की दीवार हो। कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक डेस्क पर बैठे वो धुंधले साए एक साथ खड़े हो गए। उनकी रोने की आवाजें अब चीखों में बदल रही थीं। सर, प्लीज दरवाजा खोलिए, आग लगी है। एक बच्चे की आवाज आर्यन के बिल्कुल कान के पास गूंजी।
आर्यन ने पलट कर देखा। ब्लैकबोर्ड पर जो पुराना फॉर्मूला लिखा था वो अपने आप मिट रहा था। एक अनदेखा हाथ चौक से बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। बोर्ड पर लिखा गया, तुमने मेरी क्लास डिस्टर्ब की है, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। कमरे का तापमान जो कुछ देर पहले बर्फ जैसा ठंडा था, अब अचानक अवन की तरह गर्म होने लगा। आर्यन को जलती हुई लकड़ी की बदबू आने लगी। उसे अब पूरी कहानी समझ आ रही थी। 2008 की वो सर्द रात। मिस्टर वर्मा एक बहुत ही सनकी और सख्त टीचर थे। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बच्चों को रोक रखा था। सजा देने के लिए उन्होंने बच्चों को अंदर बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन बाहर शॉर्ट सर्किट हुआ और कॉरिडोर में आग लग गई। बच्चे अंदर चीखते रहे, लेकिन मिस्टर वर्मा बाहर आग में फंस गए और ताला नहीं खोल पाए। स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे एक साधारण हादसा बताकर इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आज आर्यन ने वो ताला खोलकर उस 15 साल पुराने खौफ को आजाद कर दिया था। कमरे की दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं। असली आग नहीं, बल्कि वो भूतिया आग जो उस रात लगी थी। मिस्टर वर्मा का साया आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक लोहे का रूलर था। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। आर्यन जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा लॉजिक, उसका सारा घमंड टूट चुका था। तभी रामलाल ने अपनी जेब से वो चीज निकाली जो मीना ताई ने उसे चुपके से दी थी। एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा और एक छोटी सी पीतल की कील। रामलाल ने पूरी ताकत से वो कील दरवाजे के लकड़ी के पैनल में गाड़ दी और उस पर धागा लपेट दिया। जैसे ही कील गड़ी, कमरे के अंदर मौजूद वो भयानक साए चीखने लगे। आग का वो भ्रम अचानक से टूटने लगा। दरवाजे का हैंडल क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। रामलाल ने आर्यन की कॉलर पकड़ी और उसे बाहर कॉरिडोर में खींच लिया। दोनों हांफते हुए जमीन पर गिरे। पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो चुका था। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगली सुबह स्कूल में पुलिस और मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी। आर्यन के बाल, जो एक रात पहले तक एकदम काले थे, डर के कारण साइड से सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वो सदमे में था। उसने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बहस किए एक ही ऑर्डर दिया, कमरा नंबर 304 के दरवाजे को ईंटों से चुनवा दो, वहां दीवार खड़ी कर दो, उस दरवाजे का वजूद ही मिटा दो। 2 दिन के अंदर उस क्लासरूम के दरवाजे के आगे ईंटों की एक पक्की दीवार बना दी गई। आर्यन ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और वो शहर छोड़कर चला गया। दोस्तों, आज भी दिल्ली के सिविल लाइंस में वो स्कूल मौजूद है। उस स्कूल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। वहाँ के बच्चे आज भी ये सोचते हैं कि 3rd फ्लोर का वो आखिरी हिस्सा एक साधारण दीवार है। लेकिन रामलाल जैसे पुराने लोग जानते हैं कि उस ईंट की दीवार के पीछे एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे कमरा नंबर 304 है। अगर आप कभी सर्दियों की रात में घने कोहरे के बीच उस स्कूल के बाहर से गुजरें और आपको तीसरी मंजिल से किसी मास्टर के चिल्लाने और बच्चों के पहाड़े सुनाने की आवाज़ आए, तो भूलकर भी ऊपर मत देखना, क्योंकि कहा जाता है कि जो उन खिड़कियों में देख लेता है, मिस्टर वर्मा उसे अपनी क्लास का हिस्सा बना लेते हैं, हमेशा के लिए।